वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और ये वीडियो क्यों देखनी है फटाफट से बता देता हूँ, फिर देन वी विल बिगिन विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस। पहला, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस हैं। 99.99% फ्रॉम दिस वीडियो ऑन। ओके। नंबर टू, पूरा चैप्टर कवर्ड है, कंप्लीट चैप्टर कवर्ड है इन्हीं 20 पीवाईक्यूज में। ओके। तो क्वेश्चन अल्टीमेटली कहाँ से आने वाला है बताओ, आप लोग खुद बताओ क्वेश्चन कहाँ से आएगा इसी वीडियो में से। चलें फिर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस। एक बार देख लो भाई कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इम्प्लीकेशंस बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब क्या इफेक्ट पड़ा यू कैन से, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन पर हमारे देश की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, आप लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है। 1914 से 1918 के बीच में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, राइट। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़े थे हमारे कंट्री के ऊपर, वो आपको बताना है। एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई। फटाफट से देखेंगे, सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। अब उसमें ऐसा क्या हुआ था सर नया, ये बताओ। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, खर्चा बहुत ज्यादा होने लग गया था डिफेंस में। तो उसको फाइनेंस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोन लिए, ठीक है, दूसरे कंट्रीज से, हमारे दूसरे कंट्रीज से, यू कैन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन। इन टैक्सेस वगैरह को इंक्रीज कर दिया, सिंपल। मूविंग फॉरवर्ड, कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज कर दी। प्राइसेस गुड्स के बहुत ज्यादा डबल होने लगे, प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग गए, जिसकी वजह से कॉमन पीपल जो है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना, एक्सट्रीम हार्डशिप का सामना करना। ओके। इसके अलावा यहीं पर नहीं रुके ब्रिटिशर्स, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट की गई रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से कॉमन पीपल में बहुत ज्यादा गुस्सा था ब्रिटिश। ओके। क्रॉप्स फेल्ड हो गई एक तो, अब उसकी वजह से भी लोग परेशान थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई फूड की। क्रॉप्स फेल्ड की वजह से बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, ये पॉइंट भी। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू द क्वेश्चन कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर। होप सो क्लियर होगा, अंडरस्टूड होगा। सिंपल सिंपल से पॉइंट्स थे। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखो, अब हाँ एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। एंड सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, राइट। ठीक है। कमेंट करना अपने व्यूज को कि क्या इसमें चेंजेस लाने चाहिए, सो दैट आई कैन मॉडिफाई माय नेक्स्ट वीडियोस अकॉर्डिंगली। ओके। चलिए आगे बात करते हैं। बापू ने क्यों डिसाइड करा कि उन्हें एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करना चाहिए अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919? ऐसा क्या था रॉलेट एक्ट में तो बापू ने बोला कि हमें भाई एक नेशन वाइड सत्याग्रह लाना चाहिए, इस तरीके के अनजस्ट लॉज को, जितने भी अनजस्ट लॉज हैं जो बेकार के कानून बना रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको अपोज करना चाहिए, राइट। और इसको कैसे अपोज किया गया, अंडरस्टूड, ये आपको एक्सप्लेन करना है। सिंपल सिंपल से पॉइंट्स में आप समझेंगे इस चीज को। देखो, रॉलेट एक्ट एक तो इंडियन मेंबर्स का बहुत ज्यादा अपोज था कि भाई इसको ना पास किया जाए, लेकिन फिर भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि आप सिंपल कह सकते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको फटाफट से पास कर दिया। अंडरस्टूड, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब इसमें ऐसा क्या था, इसमें एक तो ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को पावर मिल गई थी, ठीक है। गवर्नमेंट को पावर मिल गई थी इसके रिगार्डिंग टू ओप्रेस द पॉलिटिकल एगिटेशंस, मतलब पॉलिटिकल एगिटेशंस का यहाँ पे मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, जितने भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड इश्यूज होंगे, जो भी लॉस को अपोज करने के लिए हमारे नेता लोग जो हैं, हमारे रिवॉल्यूशनरीज जो हैं, वो आगे आएंगे, तो उनको अरेस्ट करना, उनको डिटेन करना, ठीक है, उनके ऊपर ट्रायल ही ना चलाने देना, ये सब पावर मिल जाएगी। अब ऐसा कैसे, देखते हैं क्या क्या था थोड़ा डिटेल में। इसमें क्या हुआ, इट हैड अलाउड द डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। पॉलिटिकल प्रिजनर्स मतलब जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड लोग होंगे, उनको अरेस्ट करके रखना विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। अंडरस्टूड। और यहाँ इस एक्ट के थ्रू कोई भी प्रोविजन नहीं था फॉर अपील का, मतलब नो वकील, नो दलील, नो अपील, आप अपील कर ही नहीं सकते हो। अंडरस्टूड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बापू ने बोला कि भाई जितने भी ऐसे कानून है ना, जितने भी ऐसे अनजस्ट लॉज ब्रिटिशर्स बना रहे हैं, हमें उसके अगेंस्ट एक सिविल डिसोबीडियंस, नॉन वायलेंट तरीके से सिविल डिसोबीडियंस करना चाहिए, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना। ओके। तो इसके
कैसे किया गया ये सब चीज़? हड़ताल वगैरह करी गई, रैलीज़ निकाली गई, ओके? बहुत सारे शहरों में इस पे रैलीज़ निकाली गई, हड़ताल करी गई, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, रेलवे वर्कशॉप्स के जितने भी वर्कर्स थे वो स्ट्राइक्स पे चले गए, शॉप्स को क्लोज़ डाउन कर दिया गया, शॉप्स को बंद कर दिया गया, ओके? इसी के साथ ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। होप सो आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझ में आया होगा, क्या था रॉलेट एक्ट और किस तरीके से बापू ने इसको अपोज़ करा था, ओके? ठीक है? बहुत बार रिपीट हुआ है सो यू कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वेश्चन अभी भी रिपीट हो सकता है अभी भी आ सकता है 2020 ठीक है मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आगे बढ़ते हैं हाउ डिड प्लांटेशन वर्कर्स हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग मतलब जो प्लांटेशन वर्कर्स थे ना वो उनका अलग ही दिमाग चलता था बापू को लेकर के ठीक है तो अब ऐसा क्या था एंड द नोशन ऑफ स्वराज स्वराज के बारे में भी वो अलग ही सोचते थे उनके लिए स्वराज का मीनिंग अलग था आपने पढ़ा होगा चैप्टर पढ़ते समय कि हर किसी सेक्शन के लिए नेशनलिज्म इन इंडिया में स्वराज का मतलब अलग था तो ऐसे ही प्लांटेशन वर्कर्स के लिए भी स्वराज का मतलब अलग था और वो बापू को किस व्यू से देखते थे चलिए देखते हैं ठीक है सबसे पहले ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे ये परेशान क्यों थे ये परेशान इसलिए थे बिकॉज एक एक्ट आया था दैट इज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 इसका ईयर भी याद रख लेना हाँ इंपॉर्टेंट है हो सकता है किसी वन मार्क क्वेश्चन में कोट कर दे एग्जामिनर और आपको बताना हो ठीक है तो आपको ध्यान रखना है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था 1859 में जिसके थ्रू जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको परमिशन ही नहीं थी कि वो लीव कर सकते हैं टी गार्डन्स को ठीक है विदाउट द परमिशन ऑफ प्लांटेशन ओनर्स यू राइट मतलब बिना परमिशन के कोई अपने जॉब सेक्टर से जॉब एरिया से बाहर ही नहीं जा सकता ठीक है अगर प्लांटेशन ओनर ने मना कर दिया कि भाई तुम नहीं जाओगे तो मतलब नहीं जाओगे दैट्स इट कुछ भी हो जाए ठीक है तो ये लॉ था इस वजह से प्लांटेशन ओनर्स बहुत ज्यादा सॉरी प्लांटेशन वर्कर्स बहुत ज्यादा परेशान थे राइट तो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए असम की बात चल रही है हाँ सब क्योंकि टी वगैरह के प्लांटेशन वहां पर ही ज्यादा होते हैं ठीक है? तो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए फ्रीडम का मतलब क्या था वो आजादी से घूम सके अपने गांव जा सके प्लांटेशन से वो जब चाहे बाहर जा सकें जब चाहे वो जॉब करने आ सकें ठीक है दिस वाज द मीनिंग फॉर देम ऑफ फ्रीडम राइट ठीक है उनका मतलब उनका ये स्वराज का भी मकसद उनका यही था कि भाई उनका जो लिंक है वो बना रहे अपने विलेजेस से जहाँ से वो आए हैं ऐसा ना हो कि भाई वो विलेजेस से एक बार प्लांटेशन में आ गए और अब उनको पता ही नहीं है कि कब वापस जाएंगे एंड ऑल ठीक है जैसे ही उन्होंने सुना इस बारे में किस बारे में एनसीएम के बारे में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में तो बहुत हजारों की क्वांटिटी में जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी अथॉरिटीज को अपोज कर दिया मतलब प्लांटेशन वर्कर्स को प्लांटेशन ओनर्स को अपोज कर दिया और अपने प्लांटेशन छोड़ करके घर की तरफ ठीक है लेकिन बेचारों के साथ अच्छा नहीं हुआ ठीक है क्यों अभी अगले पॉइंट बताऊंगा सुनो ध्यान से उनका ये मानना था कि दैट बापू का राज आ गया है गांधी राज आ गया है ठीक है क्लियर और अब क्या है सबको अपनी अपनी लैंड मिल जाएगी ठीक है अपने अपने विलेजेस में तो अब हमें प्लांटेशंस में काम करने की कोई जरूरत नहीं बल्कि ऐसा कुछ भी रियलिटी नहीं थी आपको बहुत अच्छे से पता है राइट ठीक है अब ऐसा क्या हुआ था मैंने आपको बताया क्यों उनके साथ अच्छा नहीं हुआ क्योंकि ज्यादातर लोग जो वहां से प्लांटेशन छोड़ के गए थे ठीक है उनको बीच में ही पकड़ लिया गया और सही से समझाया गया बढ़िया तरीके से मतलब बहुत पिटाई लगाई गई उनकी और वापस से प्लांटेशन में ले जा करके काम करवाया गया राइट अब when the tribal people chanted Gandhiji's name and shouted slogans for स्वतंत्र भारत they were also emotionally connecting to the nationwide movement मतलब इस तरीके से इस स्वतंत्र भारत के स्लोगन से यू कैन से वो अपने आप को लिंक कर रहे थे किससे नेशन वाइड मूवमेंट से जो बापू ने शुरू किया अंडरस्टूड होप सो क्लियर होगा सिंपल सा क्वेश्चन था सिंपल सिंपल पॉइंट्स में मैंने आपको ये आंसर कवर करके दिया ठीक है लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हाउ आर द वेरियस सोशल ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई वेरियस सोशल ग्रुप्स इन्वॉल्व इन द सीडीएम सीडीएम की बात हो रही है सीडीएम में कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स थे वो इन्वॉल्व थे आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स और ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है और मेरे को लगता है कि इस बार भी पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है चैप्टर का सबसे पहले बात करते हैं कंट्री साइड की तो कंट्री साइड में किसका इंपॉर्टेंट रोल था कंट्री साइड में इंपॉर्टेंट रोल था पीजेंट्स का ठीक है जैसे कि रिच पीजेंट कम्युनिटीज की बात करें पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ यूपी यू मस्ट हैव रेड अबाउट दीज टू तो ये आपको ध्यान रखना है
जो पाटीदार्स थे गुजरात के और जाट्स थे जो यूपी के, उनका काफ़ी एक्टिव रोल था मूवमेंट के अंदर में कंट्री साइड। वो क्यों इन्वॉल्व थे इस मूवमेंट में? बिकॉज़ वो ट्रेड डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड थे, ओके? और उनको अब वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू की डिमांड को, जितना गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड कर रही थी, अब वो उसको पे नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए वो चाहते थे यार ये सब बंद करो, ठीक है? बहुत हो गया। नाउ अब पुअर पीजेंट्स क्यों इन्वॉल्व थे? ठीक है? अभी तो आपने कंट्री साइड में देखा, अब पुअर पीजेंट्स देखो, पुअर पीजेंट्स क्यों इन्वॉल्व थे? बिकॉज़ पुअर पीजेंट्स जो थे वो मेजरली क्या थे? स्मॉल टेनेंट्स थे, छोटे-छोटे किराएदार। थे। वो लैंड को कल्टीवेट करते थे, रेंटेड लैंड होती थी बेसिकली लैंडलॉर्ड्स की, और उनको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रेंट पे करना होता। अब वो क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, वो ये नहीं डिमांड कर रहे थे कि उनका जो रेवेन्यू है वो खत्म कर दिया जाए, बल्कि ये जो जितना भी अनपेड रेंट है उसको खत्म कर दिया जाए, उनकी डिमांड ये थी। दैट्स व्हाई दे वर पार्टिसिपेटिंग इन द सीडीएम। कि अब जितना भी हमारा रेंट बचा है, बहुत रेंट हो गया यार, हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, हम इसको बंद कर दो, खत्म कर दो, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, अब मर्चेंट्स, मर्चेंट्स क्या चाहते थे? मर्चेंट्स ने क्यों पार्टिसिपेट करा? बिकॉज मर्चेंट्स चाहते थे प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, क्योंकि फॉरेन गुड्स जो थी वो चीपर तरीके से इंपोर्ट हो रही थी, और कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी जिसकी वजह से इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जा सके। मतलब सस्ती गुड्स इंपोर्ट्स हो रही थी, अब जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स थी वो बिक ही नहीं पा रही थी। तो दैट्स व्हाई मर्चेंट्स क्या चाहते थे, कुछ उससे रिलेटेड पॉलिसी बने। दैट्स व्हाई दे पार्टिसिपेट। मूविंग फॉरवर्ड, अब सर इंडस्ट्रियलिस्ट एक और सेक्शन था सोसाइटी का। इंडस्ट्रियलिस्ट उन्होंने क्या करा, कैसे पार्टिसिपेट करा? ओके, दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। ध्यान रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, ओके, इन 1920, 1920 में उन्होंने फाउंड करी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करी उन्होंने, अपने आप को ना ऑर्गेनाइज करा ग्रुप्स में, okay? और फेडरेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की, ये फाउंड की गई इन 1927। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन दोनों के ईयर्स भी याद रखना, इसलिए स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर रहा हूँ इनको, ठीक है? तो 1920 और 1927 में उन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, और बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया कि अब वो कोई भी इंपोर्टेड गुड्स में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ना बाय करेंगे, ना सेल करेंगे। और उन्होंने कैसे सपोर्ट करा इस मूवमेंट में? फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर के, मतलब थोड़ा पैसे देकर, गिव मनी आप लिख सकते हो यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, गिव मनी एंड सपोर्टेड द सीडी। इस तरीके से उन्होंने सपोर्ट करा। मूविंग फॉरवर्ड, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने क्या करा? इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं करा एंथुसियास्टिकली मैनर में, मतलब एनर्जेटिकली, पूरी कंप्लीट तरीके से अपनी कंप्लीट ताकत को झोंकते हुए उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, एक्सेप्ट इन नागपुर। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो इंडस्ट्रियल ओनर्स थे वो ज्यादातर कांग्रेस के सपोर्टर्स थे, और अगर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पार्टिसिपेट करते मूवमेंट में, ठीक है, तो हो सकता था उनको जॉब छोड़नी पड़ जाती, इस वजह से उनके अंदर एक डर था, दैट्स व्हाई, या जॉब से निकाल दिया जाता। दे ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स अगेंस्ट लो वेजर्स, लो वेज की वजह से इन्होंने, लो वेज के लिए इन्होंने मूवमेंट ऑर्गेनाइज करा, एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस के रिगार्डिंग, ओके, स्ट्राइक्स वगैरह हुई रेलवे वर्कर्स के थ्रू, डॉक वर्कर्स के थ्रू, एटसेट्रा। इस तरीके से पार्टिसिपेशन किया गया वर्कर्स के। विमेन, विमेन का भी काफी क्रूशियल रोल था। विमेन ने पार्टिसिपेट करा इन प्रोटेस्ट मार्चेस, सॉल्ट वगैरह मैन्युफैक्चर करा, फॉरेन क्लोथ्स को पिकेट किया गया, मतलब बंद कर दिया गया, लिकर शॉप्स को बंद करा दिया गया, ठीक है, और मैनी वेंट टू जेल ऑल्सो। इससे रिलेट, ये पॉइंट तो आप सुपर डुपर है, इसको आप अच्छे से याद रख लो, इससे रिलेटेड 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, और शायद से आई विल डिस्कस इन द अपकमिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामाइन द प्रोग्रेस ऑफ सीडीएम इन द कंट्री साइड। देखो अभी मैंने पिछला जो क्वेश्चन डिस्कस करा ना, उसमें हम लोगों ने बात करी सारे सोशल ग्रुप्स के बारे में, राइट? अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ कंट्री साइड में क्या हुआ था, ठीक है? तो कंट्री साइड में मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट मैंने डिस्कस करा था आपके साथ, कि रिच पीजेंट कम्युनिटीज काफी ज्यादा इन्वॉल्व थी, एक्टिव थी, जैसे कि पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ यूपी, राइट, वर एक्टिव इन द मूवमेंट। सेकेंडली, जो प्रोड्यूसर्स थे कमर्शियल क्रॉप्स के, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डिप्रेशन से अफेक्टेड थे, और
फॉलिंग प्राइसेस से अफेक्टेड थे, तो वहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिली, उनका पार्टिसिपेशन इस वजह से देखने को मिला क्योंकि और उनकी जो कैश इनकम है वो कम हो गई थी बहुत ज़्यादा और अब वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिमांड को नहीं पे कर रहे पा रहे थे, राइट? क्लियर? और इसी वजह से उन्होंने पार्टिसिपेशन भी किया था और उनकी डिमांड क्या थी कि रेवेन्यू डिमांड को कम कर दिया जाए और ये जब गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं करा तो बहुत ज़्यादा आपका जो है लोग दुखी हुए और बहुत ज़्यादा अपोजिशन किया गया इसका, ठीक है? ये जो रिच पीजेंट्स थे फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स बने सीडीएम के, ओके? उन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करा और काफ़ी ज़्यादा जो फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर्स थे टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम्स, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट करा बॉयकॉट प्रोग्राम्स में। नेक्स्ट है, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि उनकी जो हाई रेवेन्यू की डिमांड है उसको खत्म करना, ठीक है? स्ट्रगल वाज़ अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज़। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा दुःख हुआ जब क्या बोलते हैं मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया 1931 में विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। रेवेन्यू रेट्स रिवाइज नहीं हुए थे, मतलब रेवेन्यू डिमांड्स उनकी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन फिर भी मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया और इसकी वजह से रिच पीजेंट कम्युनिटीज काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट, राइट? तो ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन था कि कंट्री साइड में मूवमेंट का क्या हाल था, ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू टाइप्स से क्वेश्चन लिखा हुआ था तो मैंने कहा एक बार दिखा देता हूँ आपको दोनों ही क्वेश्चन। इंग्लिश थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी मतलब दोनों का सेम ही है, आंसर दोनों का सेम ही, ठीक है? महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन, ठीक है? ऐसा एक स्टेटमेंट लिखा है आपकी बुक में, तो आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है विद थ्री आर्गुमेंट्स। बापू ने ऐसा सोचा कि भाई सॉल्ट ही ऐसी चीज है जो पूरे देश को यूनाइट कर सकती है, ठीक है? तो अब क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो व्हाई वाज द सॉल्ट मार्च कंसीडर्ड एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस? सेम मतलब हुआ इन दोनों क्वेश्चंस का, ठीक है? अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, एक्सप्लेन। देखते हैं क्या पॉइंट्स आप लिखोगे सो दैट आपको फुल मार्क्स मिले और आपको इजीली समझ में आ जाए, आप ध्यान से सुनना, ठीक? आपको पता है वायसरॉय इरविन से बापू ने डिमांड्स रखी थी, राइट? और जिसमें सबसे ज्यादा जो स्टीरिंग डिमांड थी यू कैन से, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट डिमांड थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड और मोस्ट स्टीरिंग डिमांड जो थी, वो थी क्या? सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना। बापू ने कहा भाई सॉल्ट तो हर कोई कंज्यूम करता है, गरीब से गरीब भी कंज्यूम करता है, तुम कैसे उस चीज पे टैक्स लगा सकते हो, राइट? सॉल्ट वॉज समथिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिच भी कंज्यूम करता है और पुअर भी कंज्यूम करता है, और ये बहुत एसेंशियल आइटम भी है, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम है भाई। हम लोग खाने में जरूर खाते हैं नमक, राइट? सब लोग खाते हैं, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर, राइट? टैक्स ऑन सॉल्ट गेव गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, मतलब गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करेगी, बहुत गलत बात है, बापू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और बापू ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, रैलीज निकालेंगे, अपोज करेंगे, यू कैन से सिंपली। इसके लिए बापू ने क्या करा? सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर। कितने वॉलेंटियर्स के साथ? अपने 78 वॉलेंटियर्स, राइट? कहाँ से? साबरमती। कहाँ तक? दांडी। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने बोला कि भाई इंडियंस को, मतलब रिक्वेस्ट करी, ही अर्ज्ड इंडियंस, यू कैन से ही रिक्वेस्टेड इंडियंस, ही आस्क्ड इंडियंस टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश, पीसफुली अपोज द ब्रिटिश, सॉरी अपोज लिख देंगे आप, अपोज द ब्रिटिश। स्टूडेंट्स, किस किसने पार्टिसिपेट करा? स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स, वर्कर्स, विमेन, सब ने पार्टिसिपेट करा इन द मूवमेंट, ओके? पर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, पॉइंट्स है आप समझ में। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विमेन। मैंने आपको बताया था विमेन से रिलेटेड सीडीएम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विमेन का क्या रोल था, स्पेसिफिकली विमेन के ऊपर फोकस करके बताओ, ठीक? देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं। मैंने आपको बताया अभी सॉल्ट मार्च में, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है ना, लॉस को डिसोबे करना, लॉस को डिसोबे करना, सिविल लॉस को बेसिकली, नॉट क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉस को डिसोबे करना, जैसे कि सॉल्ट टैक्स हो गया, रॉलेट एक्ट हो गया। तो बापू ने जब सॉल्ट मार्च करा तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो वुमेन थी उन्होंने सपोर्ट, ओके, वो अपने घरों से बाहर आई और प्रोटेस्ट मार्चेस में उन्होंने पार्टिसिपेट, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करा और लिकर शॉप्स को पिकेटेड कर दिया, धरना दे करके बंद कर दिया उनके बाहर, यू कैन से फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करने में हेल्प करी, ठीक है? बहुत ज्यादा वुमेन इन वजहों की वजह से, इन रीजंस की वजह से जेल भी जाना पड़ा उनको, ठीक है? और बेसिकली कौन सी विमेन ने इसमें पार्टिसिपेट करा था? जो हाई कास्ट फैमिलीज से रिलेटेड विमेन,
थी, और जो रिच पीजेंट जो वुमेन सेक्शन था, यू कैन से हाउस होल्ड से, उन्होंने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट, ठीक है। और गांधी जी की रिक्वेस्ट पर उन्होंने क्या बोलते हैं इस चीज को एज अ सर्विस टू नेशन देखा, एज अ सैक्रेड ड्यूटी ऑफ विमेन देखा, ठीक है, कि अब हमें अपने देश के लिए कुछ करने का मौका है हमारे पास, और ये हमारा धर्म भी बनता है, हमारा कर्तव्य भी बनता है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द बिजनेस क्लास रिलेट इटसेल्फ टू द सीडीएम? भाई मेरे, देखो हर एक पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया है, विमेन से पूछ लिया, कंट्री साइड से पूछ लिया, अब पूछ रहा है आपका बिजनेस क्लास से, पक्का से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, नो डाउट, ठीक है। चलिए देखते हैं बिजनेस क्लास मूवमेंट के बारे में। बिजनेस क्लास क्या चाहता था? अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, ठीक है? और ब्रिटिश गवर्नमेंट तो भाई इंडियन बिजनेस वालों को ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाले से, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, बिजनेस क्लास चाहते थे इनको खत्म करो, इनको भगाओ यहाँ से, ये सब लॉज वगैरह खत्म करो, ठीक है? और कॉलोनियल पॉलिसीज को हमारे फेवर में लाओ, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया, फॉरेन गुड्स से रिलेटेड वो प्रोटेक्शन चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई, ठीक है। ये बनाई थी आपका 1920 में, मुझे तो याद हो गया, आप लोग को याद हुआ नहीं हुआ पता नहीं, ये आई थिंक 1927 में बनाई थी, चले ना, फिर कंफर्म करके मुझे बताना, ठीक है? बहुत जो टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने लीड करा, जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जीडी बिरला, ठीक है। और उन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल के ऊपर अटैक करा, जो कि इंडियन इकोनॉमी पे उन्होंने स्टैब्लिश कर रखा है कॉलोनियल कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके ऊपर उन्होंने अटैक करा और सपोर्ट करा सीडीएम को, ठीक है, जब वो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिकली, एनर्जेटिकली। दिए गए फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे सपोर्ट करा था, मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था, मनी दी थी, और रिफ्यूज कर दिया था बाय और सेल करने के लिए इंपोर्टेड गुड्स को, राइट। लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, तो बिजनेस ग्रुप्स जो हैं अब उस तरीके से उस एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, ओके। और अब उन्होंने क्या बोलते हैं थोड़ा सा लेस पार्टिसिपेशन करा, और अब वो नहीं चाहते थे कि उनके बिजनेस में कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आए इस मूवमेंट की वजह से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। How did people belonging to different communications, reasons, languages develop a sense of collective belonging? ये वर्ड याद रखेंगे सिर्फ, collective belonging, ठीक है। और यू कैन से देयर वर वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच इंडियन नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन, ठीक है। कल्चरल प्रोसेसेस, ठीक है, मतलब ऐसा क्या हुआ जिसने लोगों की सारी फीलिंग्स को यूनाइट कर दिया, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, देख लो कितनी बार पूछा जा चुका है, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आंसर्स के साथ। आपको पता है हिस्ट्री को, चाहे फिक्शन हो चाहे फॉकलोर हो, मतलब पोम्स वगैरह, सॉन्ग्स हो, चाहे आपका पॉपुलर प्रिंट्स हो, सिंबल्स हो, सबने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए। आप सिंगल सिर्फ एक, आप ऐसा नहीं बोल सकते रिवॉल्यूशनरीज ने ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने से रिलेटेड और हमारे देश को आजाद कराने से रिलेटेड एंड ब्ला ब्ला, नहीं, हर किसी सेक्शन का सोसाइटी के हर किसी चीज का इंपॉर्टेंट रोल, राइट। सबसे पहले बात करते हैं इमेज ऑफ भारत माता के बारे में। आपको पता है एक फीमेल एलिगरी के थ्रू इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया था, दैट वाज भारत माता, ओके। और सबसे पहले क्रिएट किसके थ्रू की गई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के थ्रू, याद रखना ये नेम, इमेज ऑफ भारत माता, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1870s में उन्होंने वंदे मातरम लिखा, डेडिकेटेड टू मदरलैंड, यू कैन से। फिर उसके बाद इसी को इंक्लूड किया गया इन हिज नॉवेल आनंदमठ। तो आनंदमठ नॉवेल किसकी थी, ये आप ध्यान रखोगे। एंड वाइडली sung ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर काफी ज्यादा लोगों के थ्रू इस चीज इसको गाया गया, ओके, एज अ पार्ट ऑफ नेशनलिज्म और टू डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर अबनिंद्रनाथ टैगोर, एक और इम्पॉर्टेंट नेम प्लीज, इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना, अबनिंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी फेमस पेंटिंग मतलब पेंट करा उन्होंने किसकी इमेज को? भारत माता की इमेज को। और उनकी इमेज में कैसे भारत माता को पोर्ट्रे किया गया, मतलब दिखाया गया एज एन एस्थेटिक फिगर, बहुत शांत, कंपोज, डिवाइन और स्पिरिचुअल, मतलब धार्मिक हो गया। मूविंग फॉरवर्ड,
आइडिया जो थे नेशनलिज्म के, उनको इंडियन फॉकलोर के थ्रू भी, मतलब इंडियन जो कल्चर था, पुराना लिटरेचर था, उसके थ्रू भी डेवलप किया गया। 19 सेंचुरी के एंड एंड की बात करूं तो जो नेशनलिस्ट थे जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, नतेशा शास्त्री हो गए, उन्होंने फोक टेल्स को रिकॉर्ड करना, उनको गाना शुरू कर दिया। विलेजेस वगैरह में जा जा करके वो लोगों को सुनाते थे, ठीक है, और बताते थे अपने कल्चर के बारे में, अपने लिटरेचर के बारे में, अपने लोगों के बारे में, पहले हम लोग कैसे रहते थे एंड ब्ला ब्ला। ओके, ताकि लोग वापस से उनके अंदर जोश जगे, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बंगाल में एक ट्राई कलर फ्लैग भी डिजाइन किया गया। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है, यहाँ से ध्यान से सुनेंगे। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बंगाल में एक ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन किया गया जिसमें 8 लोटसेस थे। ओके, जो क्या रिप्रेजेंट करते थे, हमारे 8 प्रोविंसेस को, ब्रिटिश के। और एक क्रेसेंट मून था रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड, गॉट इट, होप सो याद रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। गांधी जी ने डिजाइन करा था स्वराज फ्लैग को, उसमें आप ये भी ट्राई कलर फ्लैग था विद द स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर। बापू का भी फ्लैग तो ध्यान रखना, बापू से तो क्वेश्चन पक्का ही बन सकता है। 19 सेंचुरी के एंड एंड की बात करें तो अगेन बहुत सारे इंडियंस को ये फील होने लग गया था कि जो इंडियन हिस्ट्री है, जो पहले हम रहते थे, वो काफ़ी ज़्यादा बहुत बढ़िया थी, ठीक है, और अब वो लोग अपने पास्ट के बारे में जानने लग गए और अपने ग्रेट अचीवमेंट के बारे में जानने लग गए, जिसकी वजह से नेशनल काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई। वन अनदर वे यू कैन राइट दिस आंसर बाय रीडिंग दीज पॉइंट्स, आप एक बार रीड कर लेना, टेक द स्क्रीनशॉट, रीड लेटर ऑन, आप इसको बाद में रीड कर सकते हो। और अगर आपको उनमें से कोई पॉइंट नहीं समझ में आए, यू कैन कोट एनी पॉइंट फ्रॉम दीज पॉइंट्स ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। हु हैड ऑर्गेनाइज्ड द दलित्स, दलित्स को किसने ऑर्गेनाइज करा इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। और आपको उस पर्सन की अचीवमेंट्स के बारे में बताना है। 2 टाइम्स पूछा गया है अभी तक, मेजर चांसेस है 12 भी पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनो। बी आर अम्बेडकर। जब भी दलित्स की बात आती है, लोअर कास्टिस की बात आती है, तो एक नाम आपको हमेशा से ध्यान रखना है, दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्होंने ऑर्गेनाइज करा था दलित्स को, ठीक है, इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। कौन वो पर्सन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ईयर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 1930। इन्होंने क्या डिमांड करी? डिमांडेड सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, मतलब सेपरेट इलेक्शन वाले रीजन्स फॉर दलित्स, मतलब सीट्स उनकी दलित्स की ही होंगी वहां पर, इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन लंदन। जब ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया विद द नेम ऑफ कम्युनल अवार्ड, ये भी याद रखें। तो बापू ने क्या कहा ना, क्यों? क्योंकि बापू नहीं चाहते थे कि किसी भी सेक्शन को सोसाइटी के सेपरेट इलेक्ट्रेट्स मिले। उनका ये मानना था कि अगर सेपरेट इलेक्ट्रेट्स मिल गए दलित्स को, तो इस ये चीज क्या करेगी, जो इंटीग्रेशन है सोसाइटी का, मतलब जो कंट्री को एक साथ जोड़ने का प्रोसेस है, उसको स्लो डाउन कर देगी, राइट। और बापू बिल्कुल भी नहीं चाहते थे ऐसा। आज दलित्स मांग रहे हैं, कल मुस्लिम्स मांगेंगे, तो इस तरीके से तो सब लोग अपने अपने सेपरेट इलेक्ट्रेट्स मांगने लग जाएंगे और इंडिया डिवाइड हो जाएगा। बापू इस वजह से इसलिए किस पे बैठ गए, धरने पर बैठ गए, ठीक है, फास्ट पर बैठ गए, सॉरी, ठीक है, अनटू इनटू डेथ, मतलब जब तक मरेंगे नहीं तब तक वो उठेंगे नहीं, अपने आमरण अनशन पर बैठ गए, ठीक है। तो देखते हैं क्या हुआ आगे, क्या अंबेडकर ने उनकी बात मानी? बिल्कुल, बापू बचपन से स्टबन थे। बापू की बात आगे अंबेडकर को झुकना पड़ा। अंबेडकर एक्सेप्टेड गांधीज पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ सितंबर 1932 में, जिसके बाद इस चीज को सॉर्ट आउट कर लिया गया और इसके थ्रू डिप्रेस्ड क्लासेस को, जिसको हम आजकल जानते हैं शेड्यूल्ड कास्टेस के नाम से, उनको रिजर्व्ड सीट्स मिली गई, ठीक है, इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। उनको रिजर्वेशन दे दिया गया इंस्टेड ऑफ गिविंग सेपरेट इलेक्ट्रेट।
आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन के साथ। क्या क्या लिमिटेशंस रही सीडीएम की, सीडीएम क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, दो बार पूछा गया है भले ही, लेकिन दोबारा पूछा जाए, फर्स्ट टॉप 20 से ही तो क्वेश्चन आएगा ना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पहली बात तो ना, सारे ग्रुप्स ने सपोर्ट नहीं किया, सारे ग्रुप्स ने सपोर्ट नहीं किया। जैसे कि अनटचेबल्स, जो अपने आप को दलित्स बोलते थे, और ऑप्रेस्ड बोलते थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस ने भी दलित्स को इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सनातन धर्म के लोगों को, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज हैं यू कैन से, उनको अपसेट नहीं करना चाहते थे, उनको अपने से डिसएग्री नहीं करना चाहते। बहुत सारे जो दलित लीडर्स हैं उनके अंदर भी मतलब दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि भाई हमें तो क्या चाहिए, आपको मैंने बताया क्या चाहिए था उन्हें, सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहिए था। ओके, अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उनके माइंड में अलग ही सॉल्यूशन चल रहा, राइट। और आपने देखा कि भाई जो दलित लीडर्स थे, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने फिर दलित्स को ऑर्गेनाइज करा और एक एसोसिएशन में, जिसका नाम हमने पढ़ा डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन 1930 में। और उन्होंने क्या डिमांड रखी थी, ये हमने पॉइंट देख। जो कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट एंथुसियास्टिकली मतलब एनर्जेटिकली नहीं किया, वो भी नॉर्मल थे, राइट, इन देयर रिस्पॉन्स टू द सीडीएम। क्यों? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इसलिए जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी सोचा यार नहीं हो पा रहा है, छोड़ो, मतलब ठीक है पार्टिसिपेट कर लेंगे, बट एनर्जेटिकली नहीं करेंगे, राइट, ठीक है। होप सो क्लियर होगा सारे पॉइंट्स। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। देखो भाई 20 क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन आना है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा सारे आंसर्स को पढ़ने में। अच्छे से एक बार सारे आंसर्स को पढ़ लो, क्वेश्चंस को समझ लो, इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी, राइट। साइमन कमीशन वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन एट अराइवल इन इंडिया। आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है विद द आर्ग्यूमेंट्स। व्हाई डिड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूट अ स्टैट्यूटरी कमीशन इन 1927? गवर्नमेंट ने क्यों कमीशन बनाया उसको एक्सप्लेन कर, मतलब 2016 में कुछ इस तरीके से पूछा गया था, 2022 में कुछ इस तरीके से। लेट्स सी क्या हो सकते हैं इसका आंसर, पॉसिबिलिटी। 1928 में जो साइमन कमीशन है, अंडर सर जॉन साइमन, किसके अंडर में था, कौन हेड था, यू कैन से सर जॉन साइमन, वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया टॉरी गवर्नमेंट के थ्रू, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, यू कैन से इन ब्रिटेन, इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट के रिस्पॉन्स में, को चेक करने के लिए बेसिकली, या नेशनलिस्ट मूवमेंट के अपोज में यू कैन से इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट। अब ऐसा क्या था सर, क्यों लोग इसका अपोज कर रहे थे, क्यों बोला गया गो बैक साइमन? आपने जरूर पढ़ा होगा, ध्यान से सुनो, फिर भी रिपीट हो जाएगा। इट वॉज टू मैनेज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड एग्रीकल्चरल डिप्रेशन इन इंडिया। क्यों किया गया था ये? वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए और एग्रीकल्चरल डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए इंडिया के, ठीक है, ये ऐसा बताया गया इंडियंस को। कमीशन क्या चीज देखने वाला था, फंक्शनिंग देखने वाला था, किसकी, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की, और उसके रिलेटेड चेंजेस को सजेस्ट करने वाला, क्या चेंजेस किए जाने चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चेंजेस के लिए सजेस्ट करने। ओके, कमीशन का अपोज क्यों किया गया, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को जरूर पता होगा, ओके, डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, कोई भी उसमें इंडियन मेंबर नहीं था, सारे के सारे मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश थे, इसलिए इसका बहुत ज्यादा अपोज किया। क्यों बनाया गया था ये बता दिया, किस चीज के लिए आया था ये बता दिया, ठीक है, और कब बनाया गया था, कौन इसका लीडर था, ओके, एंड क्यों इसका पोस्ट किया गया, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड रिलेटेड टू सैमन कप। होप्स ओके, मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड बापू स्टार्ट द सीडीएम? बापू ने क्यों सीडीएम शुरू करा भाई? हाउ डिड दिस मूवमेंट यूनाइट द कंट्री? और कैसे इस मूवमेंट ने पूरे देश को यूनाइट करा था, एक्सप्लेन। इंपॉर्टेंट है बिकॉज पूरा सीडीएम इसमें कवर कर दिया है, कंप्लीट सीडीएम। सीडीएम से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से आएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जो है अगेंस्ट थे किसके, ऑल वाइट कमीशन के,
जो आया था इंडिया में किस चीज को देखने के लिए भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखने के लिए। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को देखना है, और इंडिया में इंडियन ही कोई मेंबर था नहीं। okay? कांग्रेस एंड गांधी जी वर अगेंस्ट द लॉर्ड इरविन्स वॉग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस। आपको पता है इरविन ने बोला कि भाई हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ठीक है? लेकिन इंडियंस क्या चाहते थे, बापू क्या चाहते थे? पूर्ण स्वराज, राइट? पहला सेक्शन ये कवर कर रहा है व्हाई डिड बापू स्टार्ट सीडीएम, क्यों क्या हरकतें की ब्रिटिशर्स ने जिसकी वजह से बापू ने सीडीएम शुरू करा। ओके, लाहौर सेशन ने 1929 जो हुआ था लाहौर सेशन कांग्रेस का, आप ध्यान रखोगे इसको भी, उसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। पूर्ण स्वराज कौन से सेशन में डिमांड की गई थी? 1929 के लाहौर सेशन, ध्यान रखोगे। गांधी जी अगेंस्ट थे सॉल्ट टैक्स के, जो ब्रिटिश ने अपोज करा। तो अभी तक क्या क्या रीजन सामने आए? साइमन कमीशन, ओके, लॉर्ड इरविन का ऑफर, ओके, एंड सॉल्ट टैक्स, और बापू की डिमांड कि भाई अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ओके, महात्मा गांधी ने फाउंड करा कि सॉल्ट को एज अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। उन्होंने वायसरॉय इरविन को लेटर लिखा। कितनी डिमांड्स थी? 11 डिमांड्स। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, आई नो वेरी वेल। और इनमें से कुछ डिमांड्स थी जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड, कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी डिफरेंट क्लासेस से रिलेटेड, इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड कौन सी थी? सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना। ये सारे कुछ रीजंस थे मेन मेन जिसकी वजह से बापू ने सीडीएम को शुरू करा। अब कैसे इस मूवमेंट ने पूरे देश को यूनाइट करा वो देखते हैं। बापू ने स्टार्ट कर दिया था क्या? सॉल्ट सत्याग्रह, मैंने आपको बताया इसके बारे में। okay? साबरमती टिल दांडी, कितने वॉलेंटियर्स थे? 78 वॉलेंटियर्स थे। okay? क्या आप ध्यान रखोगे? सॉरी, पीपल को बोला गया कि आप बिल्कुल भी कोऑपरेट मत करो ब्रिटिशर्स के साथ, और गवर्नमेंट की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनके सामने लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट करा, मतलब नारेबाजी करी, यू कैन से, रैलीज निकाली, धरने दिए, एटसेट्रा। फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट किया गया, दिस वी हैव डन। फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट किया गया था, और पीजेंट्स ने अपने रेवेन्यू को और टैक्सेस को पे करने के लिए साफ साफ मना कर दिया दैट वी आर नॉट गोइंग टू पे द रेवेन्यू एंड टैक्सेस। ओके, फॉरेस्ट लॉज वायलेट किए गए, अपोज किया गया उनका, ठीक है। रिच पीजेंट कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन हमने देखा, पुअर पीजेंट्स का, बिजनेस क्लास का, विमेन का पार्टिसिपेशन हमने देखा इस मार्चेस के थ्रू, ठीक है। यू कैन कोट एनी पॉइंट फ्रॉम दीज सेक्शंस आल्सो डिटेल इफ यू वांट टू कोट, अदरवाइज ये सारे पॉइंट्स मोर देन इनफ है। अंडरस्टूड? होप सो क्लियर होगा कि कैसे इस मूवमेंट को कैसे इस मूवमेंट ने यूनाइट किया पूरे देश को, और क्यों बापू ने सीडीएम को शुरू किया। ओके, hope so clear है। Moving forward with the next question, why did Bapu decide to withdraw the NCM? NCM को क्यों विड्रॉ करा बापू ने फरवरी 1922 में? एक ही बार आया है 2022 में, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं इसके पॉइंट्स भी। फरवरी 1922 में क्या हुआ? एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, कहाँ पर? एट चौरी चौरा इन गोरखपुर, राइट। और इसमें क्या हो गया? एक वायलेंट क्लैश हो गया विद द पुलिस। आपको याद होगा चौरी चौरा इंसिडेंट्स, ठीक है। उसमें उसकी वजह से बापू ने क्या कहा? अरे भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, मैंने तो वायलेंस करने को मना करा था। बापू ने क्या कहा? नहीं, बंद करो एनसीएम, बंद करो, तुरंत बंद करो। बापू ने बापू फेल्ट दैट द एनसीएम वाज रनिंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। बहुत दुख हुआ, ठीक है? और सत्याग्रही को अभी प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। उनको अभी अच्छे से मतलब समझ में नहीं आया है कि कैसे अपोज करना है। आफ्टर द चौरी चौरा इवेंट ही विड्रू दैट। आगे बढ़ते हैं। वाई, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। डिस्क्राइब एनी थ्री कॉजेज ऑफ सीडीएम। सीडीएम के थ्री कॉजेज बताने, या सीडीएम क्यों शुरू किया गया, यू कैन से। एक साइमन कमीशन 1927 में फॉर्म हुआ था, राइट। इंडियन मेंबर्स नहीं थे कोई भी। लाला लाजपत राय की डेथ हो गई 1928 में, इंजर्ड होने की वजह से, ओके, अगेंस्ट द साइमन कमीशन, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी पीपल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा हार्शली पनिश किया, बहुत बुरी तरीके से उनकी सुताई लगाई, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लोगों में इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, राइट। ब्रिटिश लॉ जो सॉल्ट का बनाया था
उससे उनको सॉल्ट के प्रोडक्शन के ऊपर, सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल गया, जिसकी वजह से जनरल पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान। 1929 के सेशन में आपको पता है गोल डिसाइड हो गया था पूर्ण स्वराज का और फुल इंडिपेंडेंस यू कैन से, इस वजह से भी सीडीएम शुरू किया। इफेक्ट्स ऑफ एनसीएम ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट पर मोर ड्रामेटिक। इकोनॉमिक फ्रंट बेसिकली मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट पड़ा एनसीएम का, उसके बारे में बोल रहा है कि बताओ, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। देखो, इकोनॉमी की बात करें तो पैसे की बात आती है यहाँ पर, जब भी इकोनॉमी की बात करते हैं हम तो फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया, लिकर शॉप्स को पिकेटेड किया गया, लिकर शॉप्स को सॉरी फॉरेन क्लोथ के ह्यूज बॉनफायर्स लगाए गए, राइट। जो इम्पोर्ट था जिसकी वजह से फॉरेन क्लोथ का आधा हो गया और उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया ट्रेड करने से रिलेटेड, फॉरेन गुड्स से रिलेटेड और किसी भी फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करने से रिलेटेड। अब लोग फेंकने लग गए अपने इंपोर्टेड क्लोथ्स जितने भी उन्होंने बाय करे थे एज अ सिंबल ऑफ अपोजिशन और एंगर यू कैन से। इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का प्रोडक्शन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, हैंडलूम्स का प्रोडक्शन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। दैट्स इट, ये सारे पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रंट से रिलेटेड, रिलेटेड टू एनसीएम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। मूविंग फॉरवर्ड, हाउ डिड द एनसीएम स्प्रेड टू द कंट्री साइड। कंट्री साइड की बात हो रही है एनसीएम की, ठीक है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ तो फटाफट से बात करेंगे। पीजेंट्स और ट्राइबल्स, नहीं सॉरी, हमने सीडीएम डिस्कस करा था, एनसीएम डिस्कस नहीं किया था, तो इसको डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनो। इसमें क्या हुआ ना, मेनली जो कंट्री साइड है उसमें पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट करा, ठीक है, ट्राइबल्स ने पार्टिसिपेट करा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के। अवध की बात करूं तो अवध में पीजेंट्स को किसने लीड करा, बाबा रामचंद्र के थ्रू लीड किया गया, इसको याद रखेंगे इस नेम को प्लीज। जो मूवमेंट है वो किसके अगेंस्ट था, तालुकदार्स के अगेंस्ट। जो पीजेंट्स का मूवमेंट है वो किसके अगेंस्ट था, तालुकदार्स के अगेंस्ट, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, मनी लेंडर्स के अगेंस्ट बेसिकली, जो उनसे काफी ज्यादा हाई रेंट्स डिमांड करते थे, टैक्सेस डिमांड करते थे, उस चीज के अगेंस्ट। पीजेंट्स की डिमांड क्या थी कि रेवेन्यू को कम कर दिया जाए, बेगार एबॉलिश कर दी जाए और उन लैंडलॉर्ड्स का बायकॉट हो, सोशल बायकॉट हो, जिन्होंने इस तरीके से लोगों को टॉर्चर करा है, ऑप्रेस्ड करा है बेसिकली यू कैन से। तो इन और बहुत सारे प्लेसेस में नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किए गए। मतलब ऐसा क्यों सर, ये बेसिक सर्विसेज होती हैं, ठीक है? बार्बर की सर्विसेज और आपका धोबी की सर्विसेज यू कैन से, ये बेसिक सर्विसेज होती हैं, इसको बंद करवा करके जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको डिप्राइव किया गया, उनको नहीं प्रोवाइड की गई ये सारी सर्विस, चाहे वो बार्बर की हो चाहे वो वॉशरमैन। उनको बताया गया कि हाँ, हर एक सेक्शन की सोसाइटी की में क्या इम्पोर्टेंस होती है। अवध किसान सभा सेटअप की गई, अवध किसान सभा, जो किसने सेटअप की थी, मतलब हेड कौन था उसका, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अदर्स लोगों ने मिलकर के, मतलब कुछ अदर लीडर्स यू कैन से, उन लोगों ने मिलकर के अवध किसान सभा का फॉर्मेशन। विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर में 300 ब्रांचेस सेटअप हो गई अवध किसान सभा की। काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, मतलब विलेजेस में और उसके आसपास के रीजन में। सिंपल था क्वेश्चन, होप सो क्लियर होगा कि कंट्री साइड में कैसे एनसीएम स्प्रेड हुआ, क्या क्या चीजों ने रोल इंपॉर्टेंट प्ले करा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। व्हाई डिड बापू लॉन्च द एनसीएम, बापू ने एनसीएम क्यों लॉन्च करा और हाउ डिड दिस मूवमेंट यूनाइट द कंट्री। अगेन मतलब यहाँ पर हम एनसीएम का पूरा सेक्शन कवर कर ले रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन में हमने सीडीएम का पूरा सेक्शन कवर करा था। तो ध्यान से सुनना, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और एक इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज रिलेटेड टू एनसीएम, मतलब जो फर्स्ट वाला सेक्शन है प्रीवियस क्वेश्चन का, आप उसको कह सकते हो क्वेश्चन को। एंड सेकंड सेक्शन नया पार्ट हो गया कि इस मूवमेंट ने कैसे कंट्री को यूनाइट करा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई डिड बापू लॉन्च एनसीएम, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। एक तो रॉलेट एक्ट की वजह से, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की वजह से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो आया था, उसने एक लिमिटेड सेल्फ रूल दिया, बट हमें क्या चाहिए था, पूर्ण स्वराज चाहिए था, राइट। जलियांवाला बाग मैसेक्योर की वजह से, जहां पर बहुत ज्यादा जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उन्होंने नॉर्मल पीपल को मार दिया था, बहुत ज़्यादा बड़ा मैसेकेयर था, इसके बारे में आपको पता होगा अच्छे से। देन नेक्स्ट पॉइंट, खिलाफत मूवमेंट, ओके,
देन नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ज्यादा जो इंडियंस हैं दे वांटेड सेल्फ रूल, अब उन्हें सेल्फ रूल ही चाहिए था। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट यू कैन कोट, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वैसे तो ये, फिर भी आप ध्यान रख सकते हो। 1920 के कांग्रेस सेशन में अब हम डिसाइड कर चुके थे, लीडर्स डिसाइड कर चुके थे दैट दे वांट एनसीएम, दे विल लॉन्च एनसीएम सॉरी, which included boycotting British goods and ये सारे रीजंस थे बापू ने क्यों एनसीएम लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं, कैसे इस मूवमेंट ने कंट्री को यूनाइट करा। इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। एक तो बहुत सारे लोगों ने एनसीएम को ज्वाइन करा, अपने टाइटल्स अपने अवार्ड्स सरेंडर कर दिए, सिविल सर्विसेज को बाइकॉट किया गया, कोर्ट्स को बाइकॉट किया गया, स्कूल्स को बाइकॉट किया गया, फॉरेन गुड्स को बाइकॉट किया गया, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने अपना स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, पीजेंट्स, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड प्लांटेशन वर्कर्स ने भी इस सत्याग्रह को ज्वाइन। दैट्स इट, काफी है ना। आगे बढ़ते हैं, 19th क्वेश्चन, दैट इज आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एनसीएम बिकेम अ मूवमेंट, कैसे एनसीएम एक मूवमेंट बना, स्पेसिफिकली इसके बारे में बुक में बताया गया है, तो यू मस्ट नो रिलेटेड टू दिस कि एनसीएम कैसे मूवमेंट बना। 3 स्टेजेस में इस मूवमेंट को लॉन्च करने की बात की गई थी। कांग्रेस सेशन जो हुआ था नागपुर में, याद रखना है प्लीज, कांग्रेस सेशन जो नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 में, उसके बाद ही एनसीएम को किया गया। ठीक है, कांग्रेस ने प्रपोज करा कि ये जो मूवमेंट है इसको स्टेजेस में अनफोल्ड किया जाएगा। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट ने रिप्रेशन यूज किया, गवर्नमेंट ने अपोज करा इस चीज का, गवर्नमेंट ने बहुत ब्रूटली इसको ट्रीट करा इसके अपोजिशन को, तो हम लोग फुल सीडीएम कैंपेन लॉन्च करेंगे। राइट, तो फर्स्ट स्टेज क्या थी, इंडियन सबसे पहले अपने टाइटल्स को सरेंडर करेंगे जो गवर्नमेंट ने उन्हें अवार्ड करे। सेकेंड स्टेज क्या थी, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, ऑफिसेस हो, लॉज हो, उनको बाइकआउट किया जाएगा। ठीक है, लेजिस्लेचर हो सॉरी। थर्ड स्टेज क्या रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फाइनल स्टेज रहेगी, थर्ड स्टेज, वो रहेगी आपका नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कि हम टैक्सेस नहीं पे करेंगे। और ये कहाँ डिसाइड हुआ था, कांग्रेस के सेशन में जो 1921 में हुआ था एट अहमदाबाद। राइट, क्लियर, होप सो अंडरस्टूड होगा। मूविंग फॉरवर्ड विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज सेशन, why did बापू travel to चंपारण in बिहार in 1917, बापू घूमते घूमते बिहार में क्यों गए, चंपारण में क्यों गए 19, बापू इसलिए गए चंपारण में ताकि वो इंस्पायर कर सके इंडिगो पीजेंट्स को, उनको मोटिवेट कर सकें टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन, जो प्लांटेशन वहां पर चल रहा था उसके अगेंस्ट इंडिगो पीजेंट्स को इंस्पायर करने के लिए बापू गए थे कहाँ, भारत बिहार। तब 19, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप स्माइलिंग, खत्म करो और ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज कर लो वापस से। अभी एक वीडियो अपलोड होगा इसके बाद एमसीक्यूज से रिलेटेड, वो भी देख लेना। 2020 से 2024 तक के जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए एग्जामिनर के थ्रू, सीबीएसई के थ्रू, सारे एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।